दोस्तों नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रांतिकारियों की अजीब गजीब कहानी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, तो सुनिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास अनेक क्रांतिकारियों, नेताओं और विचारकों से भरा पड़ा है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे नायकों की गाथाएं आमजन तक पहुंच चुकी है। लेकिन कुछ क्रांतिकारी ऐसे भी थे जिनकी तपस्या, त्याग और संघर्ष को लंबे समय तक उचित मान्यता नहीं मिल सकी। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उन्हीं में से एक थे। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि लेखक, कवि, इतिहासकार, समाज सुधारक और राजनीतिक चिंतक भी थे। सावरकर का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा रहा। एक ओर वे अंग्रेजों के लिए सबसे खतरनाक क्रांतिकारी माने जाते थे, तो दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों ने उन्हें विवादित भी माना। फिर भी ये निर्विवाद है कि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवादी चेतना को एक नई दिशा दी। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में हुआ। उनके पिता दामोदर पंत सावरकर और माता राधाबाई धार्मिक और संस्कारवान परिवार से थे। परिवार मध्यम वर्गीय था, लेकिन शिक्षा और राष्ट्रप्रेम की गहरी भावना उनमें विद्यमान थी। बालक विनायक बचपन से ही तेजस्वी, जिज्ञासु और साहसी थे। उनका मन कहानियों और कविताओं में रमता था। उन्होंने छोटी उम्र में ही कविताएं और देशभक्ति के गीत रचना प्रारंभ कर दी थी। उनके दो भाई, गणेश बड़ा और नारायण छोटा, तथा एक बहन माई थी। 1893 में पुणे में हुए हिंदू मुस्लिम दंगों का सावरकर के बालमन पर गहरा असर पड़ा। यहीं से उनमें राष्ट्रीयता की भावना और प्रतिकार की ज्वाला भड़क उठी। सावरकर ने नासिक में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वे शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र थे। युवा अवस्था में वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। 1901 में उनकी शादी यमुनाबाई से हुई। इसके बाद वे पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने लगे। कॉलेज जीवन के दौरान ही उन्होंने छात्रों का संगठन बनाया और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भर दी। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। सावरकर इस निर्णय से अत्यंत आक्रोशित हुए। उन्होंने पुणे में ब्रिटिश वस्त्रों की होली जलाने का आंदोलन किया। इस घटना ने उन्हें उभरते हुए क्रांतिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। 1906 में वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। यहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करना था। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने इंडिया हाउस नामक छात्रावास में रहना शुरू किया। यही स्थान भारतीय क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। मदनलाल ढींगरा, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी उनके संपर्क में आए। 1904 में उन्होंने भारत में ही अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन बनाया था, जिसे इंग्लैंड से और अधिक मजबूत किया। इसी दौरान उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 की क्रांति को अंग्रेजों की दृष्टि में विद्रोह नहीं, बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध किया। इस पुस्तक ने भारतीयों में नई ऊर्जा का संचार किया। इंग्लैंड में रहते हुए सावरकर ने हथियार इकट्ठा करने और भारत भेजने का काम शुरू किया। उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रेरित किया कि वे केवल भाषण और आंदोलन तक सीमित न रहें, बल्कि हथियार उठाएं। 1909 में उनके सहयोगी मदनलाल ढींगरा ने लंदन में अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इस घटना से इंग्लैंड की सरकार सकते में आ गई। जल्द ही सावरकर को हथियारों की तस्करी और षड्यंत्र के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भारत भेजा गया, जहां 1911 में उन्हें 2 बार आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसका अर्थ था 50 वर्षों की जेल। सावरकर को सेलुलर जेल, अंडमान भेजा गया, जिसे काला पानी कहा जाता था। यहां की स्थितियां अमानवीय थी।
कैदियों से कठोर श्रम कराया जाता था। तेल कोल्हू में बैल की तरह घूमना, नारियल कूटना, जंजीरों में जकड़कर रहना आदि। डॉट सावरकर ने यहां भी हार नहीं मानी। उन्होंने कैदियों को संगठित किया, उन्हें शिक्षा दी और कविताओं व गीतों के माध्यम से उनमें राष्ट्र प्रेम जगाया। उन्होंने जेल की दीवारों पर कील और पत्थरों से कविताएं लिखी। उनकी रचनाएं बाद में काला पानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंडमान की जेल में रहते हुए उन्होंने कई बार अंग्रेज सरकार से दया याचिका भी लिखी। इन पत्रों को लेकर उन्हें आज भी विवादित माना जाता है, लेकिन उनका तर्क था कि ये उनकी एक रणनीति थी ताकि जेल से बाहर आकर वे पुनः राष्ट्र सेवा कर सकें। 1911 से लेकर 1924 तक वे जेल में रहे। 1924 में उन्हें रिहा तो किया गया, लेकिन शर्त थी कि वे रत्नागिरी जिले में ही रहेंगे और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहेंगे। रत्नागिरी में रहते हुए सावरकर ने समाज सुधारक की भूमिका निभाई। उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया, मंदिरों में दलितों का प्रवेश कराया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, हिंदू समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व, हु इज ए हिंदू नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति और सभ्यता की जन्मभूमि है। उनके अनुसार हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक की भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानता है। उन्होंने धर्म की बजाय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बल दिया। उनका उद्देश्य था कि समस्त हिंदू एकजुट होकर राष्ट्र की रक्षा करें। ये विचारधारा आगे चलकर हिंदू महासभा और भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण अंग बनी। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया ताकि हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण मिले। इस निर्णय को लेकर वे आलोचना के शिकार हुए। वे दो राष्ट्र सिद्धांत और मुस्लिम लीग की राजनीति के विरोधी थे। उन्होंने पाकिस्तान की मांग का कड़ा विरोध किया, लेकिन उनका मानना था कि यदि विभाजन होता है तो हिंदू समाज को संगठित और मजबूत रहना चाहिए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथुराम गोडसे और अन्य आरोपियों के साथ सावरकर का नाम भी सामने आया। उन्हें मुख्य षड्यंत्रकारी बताया गया। हालांकि अदालत में प्रमाणों के अभाव में वे बरी कर दिए गए। फिर भी इस घटना से उनकी छवि को गहरा आघात पहुंचा और वे जीवन भर इस कलंक से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सके। स्वतंत्र भारत में सावरकर को वो सम्मान नहीं मिल सका जिसके वे हकदार थे। वे 1960 के दशक तक लेखन और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। 1966 में उन्होंने आत्मार्पण करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है, अब स्वेच्छा से मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और 1 मार्च 1966 को उनका निधन हो गया। उन्होंने हथियारबंद संघर्ष को स्वतंत्रता का मार्ग माना। हिंदुत्व दर्शन ने भारतीय राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उनकी कविताएं और लेख आज भी प्रेरणा देते हैं। जाति प्रथा और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया। दया याचिकाएं और गांधी हत्या में नाम आने से वे विवादों में भी रहे। वीर सावरकर का जीवन भारत की स्वतंत्रता और समाज सुधार की जटिल गाथा है। वे एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प से समझौता नहीं किया। उनकी विचारधारा आज भी बहस का विषय है, लेकिन ये अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना को एक नई दिशा दी।